कंप्लीट किए थे। फिर हमने 75th वाला क्वेश्चन भी देखा था, मैंने आपको यूनिक चीज़ बताई थी अबाउट 37 नंबर एंड नंबर 61। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 74 भी किया था, ये वाला बाकी था 73। ठीक है, हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं और इंग्लिश को छोड़ के हम लोग चेक करेंगे कि अगर हम लोग 2025 का पेपर देते हैं तो ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन हम बना सकते थे। ठीक है, ये रहा 2025 सी सेट का पेपर इस साल का। इसमें पहला क्वेश्चन अगेन इंग्लिश का है, सेकंड भी इंग्लिश का है, थर्ड भी इंग्लिश का है, इन फोर्थ भी इंग्लिश का है। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ नेचुरल नंबर n इज सच दैट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n इक्वल टू p प्लस q प्लस r। क्वेश्चन वापस नंबर सिस्टम से, ये कह रहा है n एक ऐसा नंबर है जिसको हम p प्लस q प्लस r लिख सकते हैं। n एक नेचुरल नंबर होगा और अगली कंडीशन दी है p q r, ये सब फैक्टर है n के और सारे के सारे डिस्टिंक्ट फैक्टर्स है। मैंने आपको पढ़ा हुआ है फैक्टर होता क्या है। ठीक है, जैसे सपोज करो एक नंबर है 6, तो 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 2 3 एंड 6, ये फैक्टर्स होंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक नेचुरल नंबर n है जिसको n इक्वल टू p प्लस क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। p q r उसके अलग अलग फैक्टर है n के। ऐसे कितने नंबर है 50 के नीचे जिसकी ये प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ। सपोज करो पहला नंबर है 1, तो 1 का जो फैक्टर होता है 1, तो ये 3 तो नंबर नहीं हुए। 2 के फैक्टर कितने होते हैं, 1 एंड 2, 2 भी इसमें नहीं आएगा। 3 के फैक्टर कितने होते हैं, 1 एंड 2, 1 एंड 3, तो वो भी नहीं आएगा। 4 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 2 एंड 4, लेकिन 4 प्लस 2 करोगे तो 6, प्लस 1 करोगे तो 7, तो 4 इक्वल टू 7 तो आएगा नहीं, क्योंकि ये कह रहा है n इक्वल टू p प्लस क्यू प्लस आर। 4 के फैक्टर होंगे 1 2 और 4, तो ये p है, ये q है, ये r है। ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 7। सेटिस्फाई कर रहा है क्या ये, नहीं। फिर 5 भी नहीं आएगा। 5 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 और 5, तो उसके भी 2 ही है। अब नंबर है 6, 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 6 इक्वल टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 6, लेकिन इसमें 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3। आप देखो 6 को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है और 3 भी फैक्टर है। 6 सेटिस्फाई कर गया कि नहीं। अब मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, आज के बाद जब आप पेपर में बैठेंगे हमेशा एक नंबर ढूंढना है और बाद में उसके सारे मल्टीपल निकालने हैं। ठीक है, मैंने 6 निकाल लिया बस, उसके बाद हमें को चेक नहीं करना है 7 है कि नहीं, 8 है कि नहीं, सीधा 6 के मल्टीपल देखो। 6 टू कितना होता है 12, तो अगला नंबर 12 होगा। कैसे, 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 6 और 12। क्या कुछ भी करके 12 आ सकता है क्या ऐड करने पे, यस। देखो कैसे, मैं बोलता हूं 2 प्लस 4 प्लस 6, 2 प्लस 4 प्लस 6 कितना होगा 12, 12 इक्वल टू 12। मुझे चेक ही नहीं करना है, तो 12 भी हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6। अब मुझे 13 से लेके 17 तक चेक नहीं करना है। 6 3 कितना होता है 18, अगला नंबर 18 आएगा बाय डिफॉल्ट। 18 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 2 3 6 9 18। अब इसमें भी आपको कोई 3 नंबर उठाने हैं जो 18 आएगा। चेक करो 3 प्लस 6 प्लस 9 आ गया कि नहीं। तो आपको बस 50 तक देखना है 6 के कितने मल्टीपल है। 6 आ जाएगा 12 18 24 30 36 42 और 48। 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर इज 8। चेक कर लेना ऑफिशियल आंसर की। क्लियर है, बहुत सिंपल है। मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं कि जब भी आप मेन पेपर में बैठो एक नंबर ढूंढना, उसके मल्टीपल निकालना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था n एक नेचुरल नंबर है जिसको हम उसके 3 फैक्टर्स के सम के बराबर लिख सकते हैं। तो ऐसे कितने नंबर है जो 50 के नीचे है। मैंने बोला 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 इसलिए नहीं आएगा, 1 का फैक्टर एक ही होता है। आपको कितने फैक्टर चाहिए, 3। 2 भी नहीं आएगा, 2 के 2 ही फैक्टर होते हैं। 3 भी नहीं आएगा। 4 इसलिए नहीं आएगा, 4 के फैक्टर ऐड करोगे ज्यादा जा रहा था। 5 भी नहीं आएगा, बट फाइनली 6 आ गया, क्योंकि 6 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 6। इन तीनों को ऐड करोगे तो 6 इक्वल टू 6 आ जाएगा। फिर मुझे 7 8 9 10 चेक भी नहीं करना है, मैं आपके सामने करके दिखा देता हूं। 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 2 4 और 8। मुझे बताइए कोई 3 नंबर जिसको ऐड करने पे 8 आएगा, है कोई 3 नंबर, नहीं। इसे चेक ही नहीं करना। अब मान लो 10 है, 10 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 2 5 और 10। बताइए कोई 3 नंबर जिसको ऐड करने पे 10 होगा,
पॉसिबल ही नहीं है, ये बस 6 के साथ होता है। 6 एक यूनिक नंबर है, तो 6 के जितने भी मल्टीपल होंगे उसके फैक्टर हमेशा उसके ओरिजिनल नंबर के बराबर होंगे। ये चीज क्लियर है? ऑब्जर्वेशन लिखिए लिखिए लिखिए। 6 is a natural number. 6 is a natural number whose any three factors sum whose any three factors sum will be always equal to 6, will be always equal to 6। अब जैसे मुझे प्रॉपर्टी पता है तो मुझे प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होगी, आज के बाद आपको भी पता चल गया, आपको भी दिक्कत नहीं होगी। अब एग्जामिनर वहां 50 लिख दे, मान लो एग्जामिनर यहां लिखता कि बिलो 100, कुछ नहीं, 6 के फैक्टर निकालने थे 100 तक, 6 के मल्टीपल क्या क्या आ जाएगा, 6, 12, 24, 30, 18, 36, 42, 48, 54, 60, 72, 66, 78, 84, 90, 96, काउंट कर लो, होगा इतने नंबर। तो सिंपली 6 के साथ ये होता है, एक लाइन और ऐड कीजिए, लिखिए एंड द सेम प्रॉपर्टी कैन बी सीन इन द नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 6। अब मैं एक चीज ओपनली बता रहा हूं, मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को पेपर में छोड़ के आए होंगे, लिख के दे सकता हूं मैं, क्यों? वो सॉल्व करने गए होंगे, उन्हें समझ ही नहीं रहा होगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है? क्यों? उन्हें 6 की प्रॉपर्टी पता नहीं। लेकिन अगर आपको 6 की प्रॉपर्टी पता होगी, आपको समझ जाएगा क्वेश्चन वाज डायरेक्टली ऑन द नंबर 6, ठीक है? अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कर रखा है, स्टिल मैं फिर से रिपीट करा देता हूं। कह रहा है 3 प्राइम नंबर पी क्यू आर ईच लेस देन 20। मैं जो आपको प्राइम नंबर पढ़ा रहा था, मैंने क्वेश्चन कराया था, 3 प्राइम नंबर है और तीनों की तीनों कैसे होने चाहिए, लेस देन 20। फिर कह रहा है कंडीशन भी है P माइनस क्यू इक्वल टू क्यू माइनस आर। इससे क्या समझ में आ रहा है, तीनों प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी ये एक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है? तो तीनों के बीच का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज कैन वी हैव फॉर P प्लस क्यू प्लस आर? तो ऐसे कितने P प्लस क्यू प्लस आर के डिफरेंट वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है? पहले तो पहला काम होगा, सबसे पहला काम क्या होगा, पहला काम आप क्या करोगे, प्राइम नंबर्स लिखेंगे लेस देन 20। वेरी गुड, पहला काम यही होगा, आप प्राइम नंबर लिख लोगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, पहला काम खत्म। सेकंड काम, आप ऐसे प्राइम नंबर ढूंढोगे 3 जिसके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम। अच्छा बेटा 2 के साथ कोई भी नंबर आएगा क्या, नहीं, क्योंकि 2 इवन है, बाकी सब कैसे है, ऑड। तो 2 तो लेना ही नहीं है सीरीज में, स्टार्ट होगा 3 से, पहला बता दो 3, 5 और 7, तीनों में डिफरेंस सेम है, तो ये प्रॉपर्टी शो होगा। तो आप ऐड करोगे 3 प्लस 5 प्लस 7, ये हो जाएगा 8 प्लस 7 15। अब अगला प्राइम नंबर ढूंढो जिसमें डिफरेंस सेम है, 3, 7 और 11, तो 3 प्लस 7 प्लस 11, ये हो जाएगा 21। फिर आप ढूंढो 5, 11, 17, 6 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 11 प्लस 17, 16 प्लस 17, 33। फिर आप देखोगे 7, 13 और 19, ये भी तो है, 6 का डिफरेंस है, 7 प्लस 13 प्लस 19, ये हो जाएगा 39। और कोई नंबर है क्या? अच्छा 3, 11, 19 भी तो है, 3 और 11 में 8 का डिफरेंस, 11 और 19 में भी 8 का डिफरेंस, तो 3, 11 और 19 प्लस इसको भी ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 33। क्वेश्चन कह रहा था कितने डिफरेंट पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं P प्लस क्यू प्लस आर के, यही पॉसिबल केसेस है। चेक करो, पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू और चौथा वैल्यू। इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वापस 33 आए कि नहीं, तो कितने केसेस पॉसिबल है, 4। आंसर हो जाएगा ए इज द आंसर, कि 4 ऐसे अलग अलग वैल्यू पॉसिबल है जो प्राइम नंबर लेस देन 20 है और जो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? हमने सीरीज में क्वेश्चन किया, सबसे पहले हमने प्राइम नंबर लिखे जो लेस देन 20 होंगे, सेकंड हमने ऐसे प्राइम नंबर ढूंढे जिनके बीच का डिफरेंस कॉमन होगा। जैसे सबसे पहले आपने देखा 357, तो पहले आपने लिखा 357, ये रहा पहला पेयर 357। फिर उसके बाद आपने सेकंड नंबर ढूंढा 3, 7, 11, 4 का डिफरेंस था इसमें। फिर आपने ढूंढा 5, 11, 17, 6 का डिफरेंस था इसमें। फिर आपने ढूंढा 7, 13, 19, 6 का डिफरेंस था इसमें। एंड में 3, 11 और 19। और कोई नंबर दिख रहा है आपको, कोई 3 प्राइम नंबर जिसमें डिफरेंस है में? नहीं, और कोई है ही नहीं, आंसर हो जाएगा ए।
ए इज द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ, इसलिए मैंने बहुत जल्दी करा दिया क्वेश्चन। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर, कितने p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू पॉसिबल है सच दैट, ये इक्वेशन फॉलो होना चाहिए 1 पर प्लस p अपॉन सॉरी 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q प्लस 1 अपॉन r इक्वल टू 1। आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना है और आपको अलग अलग p q r की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कीजिए तो आप लोग पहले 30 सेकंड स्पेंड कीजिए, ढूंढिए कौन कौन सा केस पॉसिबल है कि 1 प्लस p प्लस 1 प्लस q प्लस 1 प्लस r 1 आएगा। p q r की वैल्यू क्या क्या होगी कि वो 1 आना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि सारे अलग हो, सेम भी हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, p को 3 रख दो, q को 3 रख दो, r को भी 3 रख दो, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना होगा 1। तो p q r और r की वैल्यू कितनी हो गई 3 3 3। तो पहला केस हो गया 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9। और कोई केस ढूंढो तो p q r की कोई और वैल्यू है क्या जिससे हम ऐड करेंगे तो 1 आएगा। मैंने बोला पी क्यू आर को 3 3 रख दो, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1 होता है। मैं पूछ रहा हूं और कोई वैल्यू है क्या पी क्यू आर की 33%। हाँ हाँ हाँ, आप वैसे भी 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 करोगे। हमने स्कूल में सीखा था जब बेस सेम होता है ऊपर तीनों को ऐड कर दो, तो ये तो 3/3 होगा यानी 1 होगा। मैं पूछ रहा हूं और कोई वैल्यू पॉसिबल है क्या पी क्यू आर की। मैं आपको दिखाता हूं, आप p को रख दो 2, q को रख दो 4, r को रख दो 4। पहले बताओ 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 कितना होगा 2/4। 1/4 प्लस 1/4 कितना होगा 1/2, और 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा 1। क्लियर है ना। तो एक केस तो ये भी पॉसिबल है कि आप p को रख दो 2, q को रख दो 4, r को रख दो 4। तो 1/4 प्लस 1/4 जो होता है वो 1/2 होता है, और हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1। तो सेकेंड केस तो ये भी पॉसिबल है कि p की वैल्यू 2 रख दो, q की वैल्यू 4 रख दो, r की वैल्यू 4 रख दो। क्या और कोई सेट पॉसिबल है क्या, मतलब सेम ही हो गया वो तो। ऐसा नंबर्स का सेट कोई और है क्या, एक तो हो गया 3 3 3, एक हो गया 2 4 4, और कोई सेट है क्या। आप पॉलिटी में पढ़ते हो ऐसा सेट, और मैंने पढ़ाया भी आपको। एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको ऐड करने पे 1 आएगा, मैंने पॉलिटी में पढ़ाया आपको। मैंने इससे बड़ा हिंट दे दिया आपको, और कुछ बचता ही नहीं हिंट देने के लिए। मैं आपको तीसरा सेट बताता हूं। तीसरा सेट हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं। आप बोलो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। जब मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल पढ़ते हैं तो आप इसको ऐसे ही ऐड करते हो, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 करोगे, ये भी बेटा 1 आएगा। आप बोलोगे कैसे। आपको याद है जब अलग अलग बेस होते हैं नीचे हम क्या ले लेते हैं एलसीएम। 2 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा 6। 2 कितने का 6 होगा 3 जा, 3 कितने जा 6 होगा 2 जा, 6 कितने जा 6 होगा 1 जा। तो ये हो जाएगा 6/6, ये हो जाएगा 1। 3 केस पॉसिबल थे बेटा जहां 1 प्लस p प्लस 1 प्लस q प्लस 1 प्लस r 1 होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन आपसे कह रहा था कितने अलग अलग पॉसिबल वैल्यू है p प्लस q प्लस r के, यानी इसके कितने वैल्यूज पॉसिबल है जहां पे 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r 1 होगा। और ये जरूरी नहीं है कि p q r जो है वो अलग होने चाहिए, ये सेम भी हो सकते हैं। वो कह रहा है नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। पहला केस मैंने आपको बोला p को रख दो 3, q को भी रख दो 3, r को भी रख दो 3। ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 3/3, ये हो जाएगा 1। पहला केस हो गया p q r ऐड करोगे तो 9। सेकेंड केस मैंने आपको सिखाया p की वैल्यू रख दो 2, q की वैल्यू रख दो 4, r की वैल्यू रख दो 4। ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4। हमें पता है 1/4 प्लस 1/4 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, एंड 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा 1। तो ये भी 1 आएगा। और इन तीनों को ऐड करोगे 4 प्लस 4 8 प्लस 2, ये आ रहा है 10। एक वैल्यू आई 9, एक वैल्यू आ रहा है 10। तीसरा केस मैंने आपको बोला p की वैल्यू रख दो 2, q की वैल्यू रख दो 3, और r की वैल्यू रख दो 6। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमें पता है जब बेस अलग अलग होता है ना बेटा एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम हो जाएगा 6
अब जो नंबर है उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऊपर आ जाता है। जैसे 6 चाहिए मुझे, नीचे 2 लिखा है, 2 3 जा 6 होता है, तो ऊपर में 3 लाऊंगा। फिर यहाँ 3 लिखा है, नीचे 6 लिखा है, 3 2 जा 6 होता है, ऊपर 2 आ जाएगा। यहाँ 6 लिखा है, नीचे 6 लिखा है, 6 6 जा 1 होता है, यहाँ 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा 6/6, ये भी हो जाएगा 1। यानी तीसरा केस ये था। अगर आप अब इन तीनों को ऐड करोगे, 2 + 3 + 6, ये हो जाएगा 11। टोटल 3 अलग अलग वैल्यू थे, 9 10 11, आंसर हो जाएगा 3। सी विल बी द आंसर। क्लियर है क्वेश्चन? पक्का? ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूं ये क्वेश्चन जो है ना, एग्जाम मूड में सोचने लायक बहुत डिफिकल्ट होता है। पॉसिबल इन एग्जाम में आप सोच पाओ, इसीलिए इन क्वेश्चन को करना ही नहीं है सॉल्व। मैं आपको वही कह रहा हूं कि ये क्योंकि क्लास चल रही है, मेरा काम है मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, दिखाऊंगा यूपीएससी क्या पूछता है। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे भी ये क्वेश्चन बोला जाएगा मेन एग्जाम में करने के लिए, हमें खुद या 3-4 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे है जिसको एंड में देखना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तुरंत स्किप करो। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन जो है, ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन की भी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अब आप टफनेस लेवल देख लो। मैं आपको यही कह रहा हूं ना, आप जीएस कितना भी पढ़ लीजिए सर, अरे बस सीसा डूबा हुआ है ना, जीएस की सारी मेहनत पानी में। आप 5 महीने जीएस पढ़िए, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है सब कुछ, पॉलिटी के आर्टिकल्स, इकोनॉमिक्स के कन्वेंशन, एनवायरमेंट के स्पीशीज। लेकिन अगर ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, 67 मार्क्स नहीं आए, एवरीथिंग इज अ शेयर वेस्टेज। ठीक है, और यही हो रहा है बच्चों के साथ मेन एग्जाम में। बच्चे जा तो रहे हैं, पेपर 1 बहुत अच्छा जा रहा है, पेपर 2 ही गड़बड़ा रहा है, जिसकी वजह से वो पेपर से ही बाहर हो जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन देखो यार, ये पॉसिबल ही नहीं एग्जाम मूड में कोई इसको 2 मिनट में सॉल्व कर ले। ठीक है, और क्वेश्चन दिखा दो मैं आपको। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट कम्स एट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। एक्स और वाई में क्या आएगा? आपको मैंने नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन कराए ना, 1 2 4 8, वैसा ही है। आप पहले खुद से सॉल्व करो, मुझे बताओ एक्स और वाई की जगह पे क्या आएगा। सोचो इनके बीच में क्या होगा। ये उस टाइप का क्वेश्चन है जो मैं आपको क्लास में कराता था, एग्जांपल दे रहा हूं ऐसा, 1 2 4 8, अगला नंबर क्या आएगा? 10 कैसे आएगा यार? अगला नंबर क्या आएगा? देखो सीरीज में क्या चल रहा है पहले पता करो। 16 आएगा, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। फिर आपको पता होगा एक नंबर होता था 1 2 3 4, अगला नंबर क्या आएगा? 1 2 3 4 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 5। वैसा ही क्वेश्चन है ये, वहां लिखा है जनवरी जनवरी दिसंबर अक्टूबर एक्स। आपको बताना है एक्स के जगह पे क्या आएगा। सोचिए एक्स और वाई के जगह पे क्या आएगा। ये कैलेंडर और नंबर सीरीज का मिक्स क्वेश्चन है। अगेन वेरी टफ क्वेश्चन, मैं मान रहा हूं ये क्वेश्चन टफ था, लेकिन सोचिए आप, दिखा आपको पैटर्न? जुलाई एंड अप्रैल। ओके, क्या नोटिस किया आपने? यस, अब अगर देखेंगे यहां माइनस हो रहा था, पहले जनवरी में 0 माइनस किया, जनवरी में 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा? जनवरी। फिर जनवरी में -1 किया तो क्या आएगा? दिसंबर। फिर दिसंबर में -2 किया तो दिसंबर में -1 मतलब नवंबर, -2 मतलब अक्टूबर। फिर अक्टूबर में -3 होगा, अक्टूबर में -1 करेंगे तो सितंबर, -2 करेंगे तो अगस्त, -3 करेंगे तो जुलाई। यानी ये तो पता था कि पहला वर्ड तो जुलाई आएगा, तो यहां आ गया जुलाई। तो -1 -2 -3, अब अगला क्या होगा? -4। जुलाई में -4 करोगे तो मार्च आएगा क्या? देख लो, जून मई अप्रैल और मार्च, मार्च आ गया। फिर मार्च में -5, तो फरवरी जनवरी दिसंबर नवंबर अक्टूबर। अक्टूबर में करेंगे -6, अक्टूबर में -6 करोगे तो सितंबर अगस्त जुलाई जून मई अप्रैल। यानी ये आंसर क्या आएगा यहाँ पे? अप्रैल। आंसर हो जाएगा जुलाई और अप्रैल। क्लियर है? -1 -2 -3 -4 वही चल रहा था, बस इनडायरेक्टली दिया हुआ था। समझता कैसे आपको एक क्वेश्चन याद रहेगा, मैंने क्लास में कराया था 10, उसके बाद 10, फिर 15। मैंने आपको बताया था अगला नंबर आ रहा है, मतलब या तो 0 ऐड हुआ है या तो इंटू 1 हुआ है। तो वहां पे वही हुआ है कि पहले जनवरी के बाद जनवरी रख दिया और दिसंबर रख दिया, ताकि लोग अगर प्लस करे तो कंफ्यूज हो जाए कि प्लस हो क्या रहा है। लेकिन प्लस हो ही नहीं रहा है, माइनस हो रहा है। पहले -0 फिर -1 -2 -3 -4, आंसर आ जाएगा जुलाई एंड अप्रैल। बी इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन करना चाहिए आपको मेन एग्जाम में, ये क्वेश्चन इजी होता है। ठीक है, टाइम लगेगा बट ये क्वेश्चन सभी करेंगे। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, टीम एक्स स्कोर्ड अ टोटल ऑफ n रन्स इन 20 ओवर्स। आपको नहीं पता, बस ये बोला है कि टीम एक्स ने n रन्स बनाए हैं 20 ओवर। ठीक है, कह रहा है टीम वाई टाइड द स्कोर इन 10% लेस ओवर।
टीम वाई ने सेम स्कोर बनाया। आपको पता होगा क्रिकेट में टाई तब होता है जब स्कोर सेम होता है। तो कह रहे टीम एक्स ने एन रन बनाए 20 ओवर में, टीम वाई ने उतने ही रन बनाए 10% कम ओवर में। अच्छा 20 का 10% कितना होगा? 2। तो 10% कम ओवर मतलब 18 ओवर्स में बनाया वाई ने। ये क्लियर है ना आपको कि एक्स ने जो एन रन बनाए 20 ओवर्स में, वाई ने वही एन रन बनाए 18 ओवर में। ये क्लियर है आपको? अब देखो, हैड टीम वाइज एवरेज रन रेट बीन 50% हायर, कह रहा है अगर वाई ने रन बनाने का जो ये था रेट था वो डबल कर दिया होता तो स्कोर ना 12 ओवर में टाई हो जाता। कितने ओवर में? 12 ओवर। ठीक है। हाउ मेनी रन्स वेर स्कोर्ड बाय टीम एक्स, तो एक्स ने कितने रन बनाए। मैं आपको बोलूंगा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऐसा जब भी क्वेश्चन हो ऑप्शन उठा लीजिए। सीधा क्या उठाना है? ऑप्शन। चेक करते हैं, मान लो कि पहला केस की अगर 72 रन थे तो क्लियर है। मान लो पहला केस की वाई ने 72 रन बनाए थे, कितने ओवर में बेटा? 18 ओवर में। क्या मैं बोल सकता हूं 18 4 जा 72? ये बोल सकता हूं 72 रन बनाए 18 ओवर में, तो हर ओवर में कितना बनाए? 4 रन, क्योंकि 18 4 जा 72। तो इसका मतलब हर ओवर में 4 रन बन रहे थे। अगली लाइन पर ये क्या लिखा है? अगर वाई का रन बनाने का जो रेट होता वो 50% हाई होता तो 12 ओवर में रन बन जाता। 4 का 50% कितना होगा? 2। ये क्लियर है ना? 4 का 50% कितना होगा? 2। तो ये कह रहा है 50% और तेजी से रन बनाते तो हो सकता है 12 ओवर में रन बन जाते। तो 4 में +2 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6। तो कह रहा है अगर 6 रन पर ओवर बनाता तो 12 ओवर में रन बना लेता। 12 6 72 होता है क्या? यस, यानी 72 तो हो सकता है। क्लियर है? क्योंकि 72 कंडीशन को मैच कर रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा था एक्स ने एन रन बनाए 20 ओवर में, इससे मुझे कोई लेना देना है ही नहीं। कह रहा है वाई ने सेम रन बनाए 10% लेस ओवर में। 20 का 10% कितना होता है? 2, और लेस मतलब -2 कर दिया मैंने, तो वाई ने उतने ही रन बनाए 18 ओवर में। यहां तक क्लियर है आपको? अब कह रहा है वाई अगर डबल रेट से रन बनाता 50% हाई रेट से तो मे भी शायद 12 ओवर में मैच कंप्लीट हो जाता। मैंने आपको बोला पहला ऑप्शन उठा लो कि 72 रन बने थे 18 ओवर में, तो पर ओवर में कितने रन बने थे? 4 रन। अगर रेट को 50% बढ़ा देते, 4 का 50% होता है 2, यानी 6 रन प्रति ओवर बनाते तो 12 ओवर में 12 6 72 रन बनते, यानी कंडीशन मैच हो गई। लेकिन अब आप अगला ऑप्शन उठाओ। अगला ऑप्शन कह रहा है 144 रन, यानी वाई ने 144 रन बनाए 18 ओवर में। 18 8 जा 144 होता है। क्लियर है? 18 8 जा 144, तो हर ओवर में कितने रन बन रहे थे? 8 रन। ये क्लियर है? अच्छा 8 का 50% कितना होता है? 4। तो 8 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। यानी अगर 50% रन रेट से बनाते तो 12 ओवर में ये भी बन जाता। 12 12 जा 144, तो 144 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 216 भी सेटिस्फाई करेगा। तीनों ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे इस केस में, क्योंकि ये सारे 72 के मल्टीपल है। क्लियर है? तो तीनों के तीनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि तीनों ऑप्शन में सेम ही आएगा। तीसरा भी मैं करके दिखा देता हूं। हमने देखा था वाई ने एन रन बनाए थे 18 ओवर में। चेक करो, वाई ने एन रन बनाए थे 18 ओवर में। मैंने दिखा ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी हो रहा है। अब इसको चेक करो, वाई ने बनाए 216 रन 18 ओवर में। 18 12 जा 216 होता है। कितने जा? 12 जा, यानी हर ओवर में 12 रन बनाए थे। अच्छा 12 का 50% कितना होता है? 6। 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 18। तो वापस 12 ओवर में 18 रन बनाएंगे तो 12 18 का वापस कितना होगा? 216। तो तीनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे थे। आंसर तो एक ही होगा ना सर? तीनों ऑप्शन हो सकते हैं क्या आंसर? नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्लियर? अब मे भी शायद एग्जाम में आपका ये दिमाग ना चले, लेकिन ये क्वेश्चन अभी क्यों मैंने कराया, कल को जब आप एग्जाम में हो ऐसे क्वेश्चन करो, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। ऑप्शन उठा के चेक कीजिए, ऑप्शन आपके पास है, चेक करेंगे आपको रियलाइज होगा। और एक चीज और याद रखिएगा, मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, जहां कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो ना, वहां थोड़ा अलर्ट रहिएगा। वो ऑप्शन जानबूझ के डाला गया है क्योंकि मे भी शायद उसका स्कोप है, हर जगह नहीं होगा। आपने पुराना क्वेश्चन किया सर, यहां क्यों नहीं था? आपने इतने सारे क्वेश्चन किए, यहां क्यों नहीं था सर? यहां मोर देन 6 क्यों लिखा? यहां भी लिखता कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जहां लिखा मतलब वहां स्कोप है। तो एक बार रुक के ना सारे ऑप्शन चेक किया कीजिए, ठीक है? आपको लगेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही है उसका आंसर, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है? पक्का? अब देखो क्वेश्चन नंबर 10।
ये अगेन टफ है, ये मैं बोलूंगा बिगेस्ट या फिर टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दैट प्री, जिसको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं ये है क्या। अगेन इस क्वेश्चन को छेड़ना भी नहीं है, जो क्वेश्चन इस टाइप का दिखे ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, उन्हें करना नहीं है, बट इट इज माई ड्यूटी कि आपको बताओ ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। देखो, प्राइस पी ऑफ अ कमोडिटी इज फर्स्ट इंक्रीज बाय के परसेंट। प्राइस को कितने परसेंट से बढ़ाया? के परसेंट। अब परसेंटेज है, परसेंटेज कैसा होता है? ये हो जाएगा 1 प्लस के अपॉन 100। क्लियर है? जब भी परसेंटेज इंक्रीज होता है ना, हम इसको 1 प्लस के अपॉन 100 लिखते हैं। क्लियर है? सपोज करो मैंने बोल दिया कि 50% बढ़ा, तो 50 अपॉन 100 कितना होगा? 0.5। किसी का प्राइस 0.50% बढ़ा, इसका मतलब उसका प्राइस ना 1.5 टाइम्स हो गया, 1.5 गुना हो गया। समझो कैसे? मैंने बोला ये फोन जो है ये 10 रुपए का है, अब ये फोन 50% से बढ़ गया, 10 का 50% कितना होगा? 5। यानी अब ये फोन पहले 10 का था, 5 रुपए बढ़ गया, अब कितने का हो जाएगा? 15। तो 10 को 1.5 करोगे तो कितना होगा? 50। वही कंसेप्ट है। ठीक है, तो जब हम परसेंटेज में किसी चीज को इंक्रीज करके लिखते हैं ना, तो वो ऐसा होता है, P इक्वल टू 1 प्लस के इंटू 100। क्वेश्चन कह रहा है किसी कमोडिटी का प्राइस पहले के परसेंट से बढ़ाया, फिर कह रहा है देन डिक्रीज बाय के परसेंट। तो क्या मैं बोल सकता हूं अब ये हो जाएगा इंटू 1 माइनस के अपॉन 100, क्योंकि के से क्या कर दिया? डिक्रीज। इंक्रीज किया तो 1 प्लस के अपॉन 100, डिक्रीज किया तो 1 माइनस के अपॉन 100। आगे देखो, अगेन इंक्रीज बाय के परसेंट, अगेन इंक्रीज, तो क्या मैं लिख सकता हूं अगेन इंटू 1 प्लस के अपॉन 100। एग्री कर रहे हो? और आगे लिखा है अगेन डिक्रीज बाय के परसेंट, तो वापस आ जाएगा 1 माइनस के अपॉन 100। ये क्लियर है आपको? क्वेश्चन कह रहा था एक कमोडिटी के प्राइस को पहले के से बढ़ाया, फिर के से कम किया, फिर के से बढ़ाया, के से कम किया, यानी इक्वेशन ऐसा हो गया। आपको कह रहा है इफ द न्यू प्राइस इज क्यू, ये जो फाइनल प्राइस आया पहले उसका प्राइस पी था, अब ये जो फाइनल आया इसकी वैल्यू है क्यू, तो क्यू और पी में क्या रिलेशन है चेक करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस के अपॉन 100 2 टाइम्स दिख रहा है आपको, और 1 माइनस के अपॉन 100 भी कितने टाइम्स दिख रहा है? 2 टाइम्स। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या? P इज इक्वल टू 1 प्लस के अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस के अपॉन 100 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब इसको सॉल्व करूंगा अगर मैं 1 प्लस के अपॉन 100 का स्क्वायर। अब एक चीज देखो, द मोमेंट इसको सॉल्व करूंगा ये हो जाएगा P इक्वल टू, अब आप एक काम करो, क्वेश्चन में आपको 10 रेज़ टू द पावर 4 के फॉर्म में दिया है ना, और 8 के फॉर्म में दिया है ना, तो 100 को ना 10 के फॉर्म में लिख लो। क्या मैं लिख सकता हूं ये हो जाएगा 1 प्लस के अपॉन 10 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं मैं, इंटू 1 माइनस के अपॉन 10 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, क्योंकि मैंने 10 के फॉर्म में लिख दिया। अब आप एक काम करो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यानी क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या चेक करना, तो P इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस के अपॉन 10 स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर माइनस के अपॉन 10 स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं मैं। क्लियर है? और बेटा इस साइड पे ना Q है, नया प्राइस को हमने क्या बोला था? Q। 10 स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 4, और 10 स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 4। तो क्या जो नया वाला नंबर है मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? Q इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस के का होल स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 4, ऐसा लिख सकता हूं मैं। पक्का? अब 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 4 इनको मल्टीप्लाई करूंगा, ये 10 टू द पावर 8 हो जाएगा ना। याद है आपको सर्ड सिखाया था मैंने, इंडाइसेस दोनों को मल्टीप्लाई करते तो दोनों ऐड होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 8 इंटू क्यू, ये इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस के का होल स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो, आपको ये तो रियलाइज हो जाएगा कि आंसर ए या डी में से आएगा। क्लियर है? अब उसके अंदर भी उन्होंने सॉल्व किया है, हम भी इसको सॉल्व करेंगे। ये है ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होता है। तो आपको भी वही लिखना है, ए स्क्वायर हो जाएगा 10 टू द पावर 4, बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस के स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर।
आप देख लो ऑप्शन में 10 टू द पावर 4 माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर कहां दिया हुआ है, इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है। नहीं नहीं नहीं, इसमें स्क्वायर नहीं दिया, इसमें हाँ, आंसर क्या हो जाएगा ए। क्लियर है ना आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था? क्वेश्चन बहुत सिंपल था लेकिन इसमें तामझाम बहुत था, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ये क्वेश्चन को हमें इग्नोर करना है। आप देखो अगर मैं रहता इस पेपर में, मैं क्या करता, मैं सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन बनाता, फिर मैं ये वाला क्वेश्चन बनाता। आई वुड हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है, मैं 30 सेकंड देखता, मुझे 1/3 1/3 1/3 रियलाइज होता, बाद में मुझे 1/2 1/4 1/4 अगर समझता तो ठीक है, नहीं तो मैं छोड़ देता, मैं फिर आता अगले क्वेश्चन में, इसको मैं सॉल्व करता, इसको भी मैं सॉल्व करता, ठीक है, इसको नहीं, इसको मैं छोड़ देता क्योंकि मैंने देखा इसमें बहुत ज्यादा पावर है, 8 है, परसेंटेज है। आई वुड हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन। तो अभी तक मैं दो क्वेश्चन छोड़ता है, इसको और एक इसको, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट। ये फिर सारा इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने आपको इंग्लिश का बता ही दिया, इंग्लिश के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखा रहा हूं, ठीक है, मुझे ये फॉर्मूला खुद पता चला इस साल कि ऐसा भी फॉर्मूला होता है। ये कह रहा है सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो ऑन ऑल इट्स फेसेस। एक सॉलिड क्यूब को पेंट कर दिया, ठीक है, क्यूब इज देन कट इनटू 60 स्मॉलर बट इक्वल पीसेस। मैंने आपको नंबर ऑफ पीसेस सिखाया था, कैसे निकालते हैं, पीसेस कितने आए हैं 60। अच्छा, मैक्सिमम पीसेस के लिए आप कितने एक्सिस यूज करते थे 3, क्लियर है, 60 पीसेस आए हैं। तो अगर आप देखोगे मान लो तीनों पे 4 4 4 होता तो ये कितना हो जाता 64, क्लियर है, तीनों पे 4 4 4 कट होता तो कितना हो जाता 64, बट 64 तो नहीं है, कितना है मेरे पास 60। अच्छा एक बात बताओ, तीनों पे 4 इंटू 4 इंटू 4 करूंगा तो 64 आएगा, लेकिन आपको याद होगा कट्स 3 3 3 होंगे क्योंकि हम तीनों में +1 करते थे, याद रहेगा आपको, हम जब नंबर ऑफ पीसेस निकालते थे तो हम उसमें क्या करते थे +1। तो अगर 4 4 4 है तो ये हो जाएगा 3 3 3। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ कट्स इज 9 कट्स तो होंगे, लेकिन अगर 3 3 3 कट मारे होते तो ये हो जाता 4 इंटू 4 इंटू 4, ये कितना हो जाता 64, लेकिन मुझे कट्स कितना मिला है 60, यानी 60 कट बनाने के लिए मुझे इसमें चेंज करना होगा। मैं 3 3 3 को लिखूंगा 2 कट्स 3 कट्स 4 कट्स, क्लियर है। मैं बोल रहा हूं 3 3 3 कट के जगह एक पे मारे 2 कट, एक पे मारे 3 कट, एक पे मारे 4 कट। याद करो नंबर ऑफ पीसेस निकालने के लिए तीनों में हम क्या ऐड करते थे +1। 2 कट मारे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, 3 कट मारे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 कट मारे तो कितना हो जाएगा 5। 3 इंटू 4 12 इंटू 5 आ गए 60 कट्स, और कितने कट्स होंगे 2 + 3 कितना होगा 5, 5 + 4 9। तो 60 कट्स मारने के लिए आपको 60 पीसेस लेने के लिए आपको कितने कट्स चाहिए 9। दिख गया कि नहीं आपको, पहला स्टेटमेंट सही होगा कि नहीं, क्योंकि हमने देखा 3 3 3 करते तो 64 होता, लेकिन अगर 2 3 4 करूंगा तो 60 भी आ जाएगा और साथ में 9 कट्स भी हो जाएंगे, पहला सही है। अब ये तो आप कर लेते जो मैंने क्लास में सिखाया था, ये शायद आप नहीं कर पाते क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था। मैंने इस बार चेक किया तो वो जो RS अग्रवाल आती है उसमें फॉर्मूला दिया है कि नंबर ऑफ स्मॉलर पीसेस विच इज नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस। कल को अगर आपको पूछा जाए कि कितने पीसेस ऐसे होंगे जिस पे कोई भी कलर नहीं होगा, ये कैसे निकालेंगे आप, मैंने सीखा अगर मान लो एक पे P कट है, एक पे Q कट है, एक पे R कट है, अगर आपको निकालना है ना कि कितनों फेसेस पे कलर नहीं होगा, इसका फॉर्मूला होता है P-2 इंटू Q-2 इंटू R-2। मैसेज नहीं देखा था, कौन सा आज वाला, अच्छा, और आप कॉलेज गए थे तो बताया कि नहीं, भूल गई, क्या करेंगे अब इसका फिर, आपने मैसेज नहीं देखा समझता है, आपने क्यों नहीं पता, ठीक है आ जाओ, वैसे भी 15 मिनट करेंगे आज। देखो इसका फॉर्मूला होता है P-2 इंटू Q-2 इंटू R-2, ठीक है, आज के बाद ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अच्छा देखिए एक पे कट्स कितने थे बेटा 2, तो अगर मैं बोलूं, एक सेकंड, हाँ सॉरी, एक पे कट्स कितने थे 3, 3 - 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा 1, एक पे 4 थे, 4 - 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा 2, और एक पे 5 थे, 5 - 2 करूंगा कितना हो जाएगा 3।
क्या मैं बोल सकता हूं 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, और वहां क्या लिखा है, नंबर ऑफ स्मॉलर पीसेस विच आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेसेस 6। याद रखिएगा जितने ये कट्स आ जाएंगे ना, उन कट्स में से -2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितने नंबर ऑफ पीसेस है जिसपे कोई भी कलर नहीं है। फॉर्मूला याद रखेंगे, ये फॉर्मूला लिखिए, पहले लिखिए, एक फॉर्मूला लिखिए, देखिए इफ देयर आर p cuts, if there are p cuts comma q cuts and r cuts, p cuts, q cuts and r cuts on 3 axes, then the pieces having no color, on any face, will be p minus 2 into q minus 2 into r minus 2। ये रहा फॉर्मूला, will be p minus 2 into q minus 2 into r minus 2। अगर p कट से, q कट से, r कट से, तो कितनों पे कलर नहीं होगा, ये हो जाएगा p माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 2 इंटू आर माइनस 2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस क्वेश्चन से हमें सीखने को मिला, मे भी शायद रिपीटेड होगा, अगर सीधा फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन अगेन एग्जाम में डुएबल था, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हमने क्लास में किया हुआ है, मैंने आपको कराया हुआ था। ये क्वेश्चन कह रहा है 7 इंटू 24 25 दिया हुआ है, 12 इंटू 16 20 दिया है, तो व्हाट इज 16 इंटू 63। मैंने आपको बोला ये कुछ नहीं है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, दोनों को ऐड करोगे हो जाएगा 625, 25 का स्क्वायर होता है 625। अगला लिखा हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, 16 का स्क्वायर होता है 256, दोनों को ऐड करोगे 400, ये किसका स्क्वायर है 20 का स्क्वायर। क्वेश्चन आपको पूछा था 16 और 63 में क्या रिलेशन है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर निकालना था। 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस 63 का स्क्वायर होता है 63 का मैंने आपको बताया था, सबसे पहले 25 में ऐड कर दीजिए जितना 50 से ज्यादा है। 25 में आप ऐड करेंगे 13 प्लस 13 का स्क्वायर यानी 169, तो ये हो जाएगा 38 प्लस 169 यानी 3969, तो ये हो जाएगा 256 प्लस 3969, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 69 प्लस 6 75, 75 प्लस 50 25, ये आ जाएगा 4225, ठीक है। और ये आपको पता है एंड में 5 आ गया तो किसका स्क्वायर होगा 65 का, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा सी, क्योंकि एंड में क्या आ चुका है 5, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, 4225 वैसे भी 65 का स्क्वायर है, सी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन कराता हूं मैं, ये क्वेश्चन सीखने लायक होता है। याद रखिएगा बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि किसी चीज का रेट बढ़ गया तो याद रखिएगा उसका एफिशिएंसी हमेशा 1/11 कम होता है। कितना कम होता है 1/11। एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने आपको बोला कि इस क्लास में हम लोग 10 लीटर्स मिल्क पीते थे, अगर मिल्क का प्राइस बढ़ गया तो हमें कितना ज्यादा मिल्क या कितना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, वो होगा 1/11, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, मान लो मुझे नागपुर से गोंदिया जाने में लगता था 10 लीटर्स पेट्रोल, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो मेरा कॉस्ट कितने से बढ़ेगा 1/11 से, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, उसी बेसिस पे क्वेश्चन था। अगेन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को नहीं भी करोगे चलेगा, बट मैं क्वेश्चन बताता हूं क्या कह रहा था। ये कह रहा है पेट्रोल का जो प्राइस है वो 10% महंगा हो गया एज अ रिजल्ट ऑफ हाइक, यानी इंक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। पेट्रोल का जो प्राइस है वो 10% महंगा हो गया। फिर कह रहा है प्राइस ऑफ पेट्रोल बिफोर द हाइक वाज 90 रुपीज पर लीटर। ये सारा टाइम पास के लिए दिया है, हमारे किसी काम का नहीं है सब, ठीक है। अ पर्सन ट्रेवल्स 2200 किलोमीटर एवरी मंथ एंड हिज कार गिव्स अ माइलेज ऑफ 16 किलोमीटर पर लीटर। वो कह रहा है वो जो इंसान है वो हर महीने 2200 किलोमीटर ट्रेवल करता था और उसकी गाड़ी जो है वो 16 का माइलेज दे रही है। अब वो कह रहा है बाय हाउ मेनी किलोमीटर should he reduce his travel if he wants to maintain his expenditure at the previous level। आपको बता रहा हूं पूरे क्वेश्चन में बकवास किया है, कुछ काम का नहीं है, ये काम की 2 लाइन है। पहला लाइन कह रहा है पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, मैंने आपको क्या सिखाया,
जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा उसका एफिशिएंसी कम होगा 1/11। बस ये याद रखना था, ठीक है। पहला लाइन काम का है, बाकी पेट्रोल का प्राइस कितने का है कोई काम का नहीं है मेरे। फिर ये जरूर काम का है, वो हर महीने कितना ट्रैवल करता था 2200। उसकी गाड़ी कितने का माइलेज देती है कोई काम का नहीं है, सब जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। कह रहा है बाय हाउ मेनी किलोमीटर शुड ही रेड्यूस हिज ट्रैवल। वो हर महीने 2200 किलोमीटर ट्रैवल करता है, पेट्रोल 10% महंगा हो गया तो उसका एफिशिएंसी 1/11 कम हो जाएगा। तो कह रहा है उसको कितना किलोमीटर कम ट्रैवल करना होगा अपना खर्चा मेंटेन करने के लिए। मैंने आपको बोला है 2200 का क्या निकालना है आपको 1/11। बेटा 2200 को सिंपली आप 11 से डिवाइड कर दो, 11 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 200। आंसर इज बी, बी इसका डायरेक्ट आंसर। क्लियर है? ये जबरदस्ती का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। रिलेशन ये कई बार पीवाईक्यू में पूछा होगा। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे वो कभी मिल्क के बारे में पूछ लेगा कि मिल्क 10% महंगा हो गया तो घर वाले कितना मिल्क कम करेंगे मेंटेन करने के लिए खर्चा। हमेशा आंसर क्या होगा 1/11। वो बाकी बेकार में दिया 90 लीटर 16 ये वो कोई काम का नहीं है। एक ऑब्जर्वेशन लिखिए, लिखिए whenever price of any commodity, whenever price of any commodity increases by 10%, the efficiency or the cost should be reduced. The efficiency or cost should be reduced by 1/11 should be reduced by 1/11। तो आज के बाद जब भी क्वेश्चन आए ये सब 90 और 16 कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा। बहुत लोगों ने सॉल्व भी किया होगा, 2200 को 16 से डिवाइड किया होगा, फिर कुछ किलोमीटर आया होगा, फिर 90 से मल्टीप्लाई किया होगा। कुछ मत कीजिए, आप ऑफिशियल आंसर की में चेक कीजिए। सिंपल फॉर्मूला होता है प्राइस कम एफिशिएंसी 1 या प्राइस बढ़ा 1/11 से कम, और वाइस वर्सा भी। यहां प्राइस बढ़ा था, अगर प्राइस कम होगा तो एफिशिएंसी कितने से बढ़ेगी 1/11। सेम ही रिलेशन है, ठीक है। अब आ जाओ ये वाले क्वेश्चन पे। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये कह रहा है अ 4 डिजिट नंबर n इज सच दैट। इस पे हम थोड़ा बाद में आएंगे, इसमें कुछ सिखाने लायक है नहीं, एलसीएम वगैरह का क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ये कह रहा है इफ a इज लेस देन इक्वल टू b, ऐसा ऐसा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है b इज ऑलवेज ग्रेटर देन e। आपको किस किस को कंपेयर करना है, e को और b को। अच्छा देखो यहां देखो b ग्रेटर देन c लिखा है और फिर c लेस देन d लिख दिया और d लेस देन e लिख दिया। बेटा कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या आपको? नहीं। अगर ये ग्रेटर देन होता तो मैं बोल सकता b इज ऑलवेज ग्रेटर देन e, लेकिन बीच में क्या लिख दिया लेस देन। पूरा कचरा हो गया कि नहीं? क्योंकि बीच में लेस देन लिख दिया, आप कुछ बोल ही नहीं सकते। ये तब बोल सकते थे जब हमेशा क्या होता ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन। पहला वाला स्टेटमेंट राइट होगा कि रॉन्ग होगा? रॉन्ग होगा। b ग्रेटर देन e है, हम नहीं बता सकते, ये बता ही नहीं सकते। सेकेंड कह रहा है वापस अगर इक्वेशन दिया हुआ है देन s इज ऑलवेज लेस देन v। देखो क्या लिखा है s इज ऑलवेज लेस देन v। अच्छा देखो v इक्वल टू u दिया हुआ है और s इक्वल टू t दिया हुआ है, तो यहां s आ जाएगा, तो ये और यहां भी क्या आ जाएगा v, क्योंकि u किसके बराबर है v के। s और v में देखना था s इज लेस देन और इक्वल टू लिखा है, बट यहां स्टेटमेंट क्या कह रहा है s इज ऑलवेज लेस देन। राइट होगा कि रॉन्ग होगा? रॉन्ग होगा, ये भी गलत होगा। आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉर टू। क्लियर है? ये क्वेश्चन को तो करना ही चाहिए सॉल्व, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये भी क्लास में सिखाया है। कह रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस। बेटा नंबर में 5 आ गया, मैंने आपको बताया था क्लास में एक बार 5 मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा 5। कितनी भी कोशिश कर लो, अगर एक बार 5 आ गया एंड में 5 आएगा ही आएगा। एक 5 अकेला इनफ है पूरी सीरीज के एंड में 5 लाने में, तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा 5। कह रहा था लास्ट डिजिट क्या होगा इसके मल्टीप्लिकेशन में c। क्लियर है? अगेन ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन था। अब देखो मेन एग्जाम में ना ये सब क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ेंगे, ये हो गया ये हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन आप ही कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये ऑब्जर्वेशन पता है कि जब भी प्राइस बढ़ता है 1/11 कम होगा। फिर ये क्वेश्चन दिखा रहा था मैं आपको, ये क्वेश्चन भी सिर्फ आप ही कर सकते हो। कौन सा? एक सेकेंड, ये वाला, क्योंकि आपको पता है 6 वाला फैक्टर में बस ये प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन बाकी लोग ऑब्जर्व भी नहीं करेंगे। अभी भी उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि ऐसा कोई नंबर है। अब मैं आपको दिखाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मैथ्स का क्वेश्चन ये है क्या? नहीं, ये इंग्लिश का है। ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं क्लास में किया हुआ है, प्राइम नंबर्स वाला, याद आ रहा है? फिर से करते क्वेश्चन। ये कह रहा है कंसीडर द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। पहले 100 नेचुरल नंबर कंसीडर कीजिए, यानी 1 से 100 तक। हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल
बाय एनी वन ऑफ 2 3 5 7 एंड 9। कितने ऐसे नंबर है जो 2 3 5 7 9 से डिवाइड नहीं होंगे? मैं आपको बोल रहा हूं सबसे पहले आप प्राइम नंबर उठाओ। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर की ही प्रॉपर्टी होती है कि वो 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं। क्लियर है? आपको पता है प्राइम नंबर ऐसे जो इन सबसे डिवाइड नहीं होंगे, तो आपको निकालना ही नहीं है। अच्छा, मैंने आपको क्लास में लिखवाया हुआ है 1 से 100 में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। ये मैंने आपको क्लास में सिखाया हुआ है कि 1 से 100 में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। तो पहले 25 नंबर तो होंगे जो इन सबसे डिविजिबल नहीं होंगे। लेकिन बताओ बेटा, 2 भी एक प्राइम नंबर है ना, और 2 खुद से डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें से 2 माइनस करना है आपको। 3 भी एक प्राइम नंबर है, ये भी खुद से डिवाइड होगा। 5 भी एक प्राइम नंबर है, ये भी खुद से डिवाइड होगा। और 7 भी प्राइम नंबर है, ये भी खुद से डिवाइड होगा। मतलब आपको टोटल कितने नंबर माइनस करने हैं? 4। 25 माइनस 4 करोगे कितना हो जाएगा? 21। वहां ऑप्शन भी दिया है और आप टिक भी करोगे, लेकिन आप एक नंबर को भूल गए, 1। बेटा 1 भी तो 2 से डिवाइड नहीं होगा ना, 1 भी तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 1 भी तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो 1 को भी ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज 1 भी एक नंबर है जो ये सबसे डिवाइड नहीं होगा। तो 21 में एक और नंबर ऐड करना होगा 1। आंसर क्या हो जाएगा? 22। यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है? मैं बता रहा हूं 90% लोगों ने जब किया होगा उन्होंने 21 मार्क किया होगा। ठीक है, 1 जाएगा ही नहीं ध्यान में। समझो क्यों? क्वेश्चन 2 से स्टार्ट किया। आप कैसा सोचोगे कि 100 प्राइम नंबर है, मतलब 100 नेचुरल नंबर है, उसमें प्राइम नंबर 25 है। प्राइम नंबर ही वो नंबर है जो इनसे डिवाइड नहीं होंगे, तो 25 लिख लेंगे वो। फिर उनको रियलाइज होगा ये भी प्राइम नंबर, इन चारों को माइनस कर देंगे, वो बोलेंगे 21 ऐसे नंबर है। बट उनका ध्यान 1 पे नहीं जाएगा। 1 भी एक नंबर है जो नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है, और वो भी इनसे डिवाइड नहीं होगा। तो 21 + 1 आंसर कितना हो जाएगा? 22। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फिर ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो। कह रहा है इफ 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 8 एंड 2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 7, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस y। सबसे पहले क्या निकालना है आपको? मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, x की वैल्यू 4 से लेके 8 के बीच में हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए x की वैल्यू कितनी लोगे आप? 8। वेरी गुड। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए y की वैल्यू कितनी लोगे आप? 7। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 8 + 7, कितना हो जाएगा ये? 15। वेरी गुड। अब कह रहा है टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। क्लियर है? मिनिमम वैल्यू के लिए x की आप कितनी वैल्यू लोगे? 4 लोगे ना। x की तो मिनिमम वैल्यू, x माइनस वाई का क्या निकालना है आपको? मिनिमम। मिनिमम के लिए x की वैल्यू क्या लोगे आप? मिनिमम, यानी x = 4। और y की वैल्यू क्या लोगे? नहीं, y की वैल्यू लोगे इस बार 7। समझो क्यों? बेटा अगर आप 2 माइनस करोगे तो 4 - 2 कितना होगा? 2। लेकिन अगर आप 7 लोगे तो 4 - 7 कितना होगा? -3। मिनिमम क्या होगा? 2 या -3? क्लियर है? यही फंसते हैं लोग। मैं आपको यही समझा रहा हूं। आपको ये लगेगा कि वहां y की वैल्यू 2 लेंगे क्योंकि मिनिमम चाहिए, लेकिन जब माइनस होता है ना बेटा, तो x की मिनिमम लेनी पड़ेगी और y की क्या लेनी पड़ेगी? मैक्सिमम। ये क्लियर है आपको? अब देखो, तो अगर मैं मिनिमम वैल्यू निकालना चाहता हूं, x की वैल्यू हो जाएगी 4 मिनिमम और y की वैल्यू हो जाएगी 7, यानी हो जाएगा -3। कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम अपॉन मिनिमम। मैक्सिमम कितना आया था आपका? 15, और मिनिमम कितना आया आपका? -3। ये कितना आएगा? -5। ऑप्शन है क्या? आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। चेक कर लो ऑफिशियल आंसर की में। लेकिन आप में से जितनों ने बोला होगा 2, सुनो, यूपीएससी ने ऑप्शन आपके हिसाब से दिया है। जिसने आप में से बोला होगा 2, वो बोलेगा 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2। रेशियो हो जाएगा 15/2। वो क्या टिक करके आएगा? बी। यूपीएससी आपसे ज्यादा स्मार्ट है सर, वो एक ऑप्शन देगा जो आपका आएगा जरूर। याद रखेगा, आपका अगर ऑप्शन में आंसर आ रहा है तो जरूरी नहीं वो राइट है। दैट इज अ ट्रैप, दैट इज एक्सक्लूसिवली मेड फॉर यू, ताकि आप फंसेंगे। इसीलिए मैं आपको लिख के देता हूं, जितना ज्यादा आपका नेगेटिव जीएस में नहीं होगा ना, उससे ज्यादा सी साइड में होगा। क्योंकि सी साइड में आपका ऑप्शन जैसे ही आएगा, आपका आंसर आएगा, आप एक्साइटेड हो जाओगे कि ये तो ऑप्शन भी है और ये आंसर है। बट याद रखिएगा, यूपीएससी ने कुछ सोच के वो ऑप्शन बनाया हुआ था, ताकि उसको पता है मैक्सिमम लोगों को टिक करेंगे। ठीक है, तो आज के बाद याद रखिएगा, यही गलतियां यहां करनी है, मेन क्लास में नहीं करनी। याद रखिएगा, अगर मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा, पहले वाले का मिनिमम लेंगे, सेकंड वाले का क्या लेंगे? मैक्सिमम, अगर माइनस हो रहा है तो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में किया हुआ है, फिर से करते हैं। लेट बोथ p एंड k बी प्राइम नंबर सच दैट p² + k इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर लेस देन 30। आपको कैसे भी करके p² + k निकालना है जो किससे कम हो? 30 से। स्टार्ट करो। p की वैल्यू रख दो 2,
और Q की वैल्यू रख दो 3, तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और K की वैल्यू है 3, तो 4 प्लस 3 कितना होता है 7। क्या 7 प्राइम नंबर है, लेस देन 30 है, हाँ। फिर आप रख दो P की वैल्यू 2, K की वैल्यू 5, 4 प्लस 5 कितना होगा 9। क्या 9 प्राइम नंबर है, नहीं, 5 नहीं होगा। फिर आप रख दो P की वैल्यू 2, K की वैल्यू रख दो 7, 4 प्लस 7 कितना होता है 11। क्या 11 प्राइम नंबर है, क्या लेस देन 30 है, तो एक नंबर और मिल गया। फिर आप K की वैल्यू रख दो 9, तो 4 प्लस 9 कितना होगा 13, यहां पे आपने 9 रख दिया। क्या 13 प्राइम नंबर है, हाँ, लेस देन 30 है, हाँ, ये भी होगा। फिर आप एक काम करो, K की वैल्यू रख दो 11, 4 प्लस 11 कितना होता है 15। क्या 15 प्राइम नंबर है, नहीं। फिर आप इसकी वैल्यू रख दो 13, 4 प्लस 13 होता है 17। क्या 17 प्राइम नंबर है, यस। तो एक केस ये भी है, 4 प्लस 13 इक्वल टू 17। फिर आप एक काम करो, इधर रख दो 17, अच्छा 15 रखो, तो 4 प्लस 15 कितना होगा 19, और 19 भी प्राइम नंबर है क्या, यस। तो 4 प्लस 15 ये भी कितना हो जाएगा 19। अच्छा हाँ, ये 15 प्राइम नंबर है, हाँ सॉरी, ये मिस्टेक हो गई, 9 भी नहीं है, हाँ हाँ हाँ, ये भी गलत हो गया। हाँ, दोनों के दोनों प्राइम नंबर लिखे हैं वहां पे, हाँ हाँ, ये मेरा ध्यान ही नहीं गया, ठीक। तो फिर हो जाएगा 13 के बाद हम क्या लेंगे 17, 3 देखा हमने, 2 3, 5 तो नहीं था, 7, फिर 9 भी नहीं होगा, 11 हमने देखा नहीं था, ठीक है 17, 17 चेक करोगे तो 4 प्लस 17 21 होगा, वो भी नहीं होगा, तो ये दोनों नहीं होंगे यहाँ पे, सॉरी, ये दोनों नहीं होंगे। तो हमने देख लिया कि 17 भी नहीं होगा। 17 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है 23, 23 प्लस 4 करोगे तो 27, वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 23 के बाद अगला प्राइम नंबर 29, 29 प्लस 4 33, वो भी नहीं होगा। अगला केस, आप P को 3 बना लो और K को इस बार 2 बना लो, तो P का स्क्वायर है 9 प्लस 2 कितना होगा 11, 11 प्राइम नंबर है क्या, यस। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2, ये केस और है 11। फिर आप एक काम करो, P को आपने 3 रहने दिया, Q को अगर आप 3 रखोगे तो 9 प्लस 3 12, पॉसिबल नहीं है। K को अगर आप 5 रखोगे, 9 प्लस 5 14, वो भी पॉसिबल नहीं है। फिर आप अगर मान लो 7 रखोगे, 9 प्लस 7, वो भी पॉसिबल नहीं है। आगे कोई भी पॉसिबल नहीं होगा, समझो क्यों, दो और को ऐड करोगे हमेशा आंसर क्या होगा इवन, और एक ही इवन प्राइम नंबर होता है 2, तो आप किसी को भी ऐड कर लो 3 में, पॉसिबल नहीं है। तो कितने केसेस पॉसिबल हुए, 1 2 3, 3 हुआ, 17 हुआ था क्या, नहीं, 1 2 3 और ये हो गया 4। कितने पॉसिबल वैल्यूज हो गए K के 4। K के क्या क्या वैल्यूज होंगे, K की वैल्यू हो जाएगी 2, K की वैल्यू हो जाएगी 3, K की वैल्यू 7 और K की वैल्यू 13। तो K के कितने डिफरेंट वैल्यूज हो जाएंगे बेटा 4, इसका आंसर हो जाएगा A 4, ठीक है। और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है K की। K में 19 लिया था, नहीं लिया क्या हमने, हाँ, तो 19 भी हो सकता है, यस। तो 5 हो जाएगा फिर इस केस में, टोटल आंसर कितना हो जाएगा 5। एक 3 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, एक हमने देखा था 4 प्लस 7 11, 7 आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगा हमारा 9 प्लस 4 13, 9 आ जाएगा, और 9 प्राइम नंबर नहीं है। फिर हमने देखा था 11, 4 प्लस 11 भी नहीं होगा, 13 4 प्लस 7, यस 13 होगा, और 19 हो जाएगा, यस। ये 5 नंबर हो जाएंगे K के, वैल्यू हो जाएगा B। अब देखो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज जो आपको सीखनी चाहिए, ये कह रहा है देयर आर n सेट्स ऑफ नंबर ईच हैविंग ओनली 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, विथ एलसीएम इक्वल टू 1001 एंड एचसीएफ इक्वल टू 1। अगेन मैं कह सकता हूं वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, लेकिन आपके लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1001 नंबर आपने देखा हुआ है क्या, क्या होता था 1001, वेरी गुड, 7 इंटू 11 इंटू 13। मैंने आपको क्लास में बताया था कि 1001 जो होता है वो 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है, 7 इंटू 11 इंटू 13। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर n सेट ऑफ नंबर ईच हैविंग ओनली 3 पॉजिटिव इंटीजर विथ एलसीएम इक्वल टू 1001, उनका एलसीएम 1001 आना चाहिए। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 1001, ये हो गया पहला सेट। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या 1 7 इंटू 11 को 77, और यहां पे लिख सकता हूं 13, लिख सकता हूं क्या ऐसा, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 1001। मैंने क्या किया 7 के जगह 1 रख दिया और 7 इंटू 11 कर दिया, तो 1 इंटू 77 इंटू 13 करोगे मोबाइल में तो भी कितना आएगा
1001। अच्छा एक चीज और देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1,7 और 13 इंटू 11 करूंगा तो 143, ऐसा लिख सकता हूं क्या? और 7 इंटू 143 भी कितना होगा, 1001। अच्छा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 7 इंटू 13 यानी 91,11, और आप 91 इंटू 11 करोगे तो भी कितना आएगा, 1001। आपको ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने थे, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे, इसका सिंपली आंसर कितना हो जाएगा, मोर देन 8। इतने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे नहीं इसके, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए था, और आपको ये भी पता होना चाहिए था कि इसके भी हम नंबर बना सकते हैं। जैसे मैं 7, 11, 13 लिखूंगा तो भी 1001 आएगा, 7 इंटू 11 77 इंटू 13 इंटू 1 लिखूंगा तो भी आएगा, 7 इंटू 13 91 इंटू 11 लिखूंगा तो भी 1001 आएगा, 11 इंटू 13 143 इंटू 7 इंटू 1 लिखूंगा तो भी 1001 आएगा। ऐसे बेटा मैं आपको लाखों केस बना के दिखा सकता हूं, ठीक है। जैसे और भी एग्जांपल लेता हूं, आप 7 77 और 13 इसका भी एलसीएम निकालोगे तो 1001 आएगा, ठीक है। एलसीएम वही आएगा, निकाल के देख लो आप, 7 77 13, मैंने आपको सिखाया था पहले जो कॉमन है उसको डिवाइड कर लो, 7 आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 11 13, फिर यहां पे आप डिवाइड करोगे 11 से, ये भी हो जाएगा 1 11 सॉरी 1 1 और 13, और यहां आ जाएगा 13 1 1 और 1। याद है इसको मल्टीप्लाई करते थे तो एलसीएम मिल जाता था, क्लियर है। तो ऐसे लाखों केस पॉसिबल है, सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 8। बट ये क्वेश्चन करने लायक है ही नहीं एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि ना वहां समझ आएगा ना ये क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। यस दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। इसमें थोड़ा है जिसमें दिमाग लगेगा, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी भी है, वो प्रॉपर्टी मैं आपको पहले बताता हूं, ठीक है। सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू आर बी अ 3 डिजिट नंबर एंड पी पी टी बी अ 3 डिजिट नंबर एंड पी एस बी अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया है कि पी क्यू आर माइनस पी एस इक्वल टू पी पी टी, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बस दिया है पी क्यू आर 3 डिजिट नंबर है, पीपीटी 3 डिजिट नंबर है, पीएस 2 डिजिट नंबर है, वेयर पी क्यू आर एस टी आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। और ये सबके सब डिफरेंट भी है और कैसे है, नॉन जीरो। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, पी क्यू आर माइनस पी एस इक्वल टू पीपीटी, ऐसा लिख सकता हूं क्या, वही लिखा हुआ है। ये कह रहा है क्यू की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 3, ये क्लियर है आपको, तो मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा P3R माइनस पी एस इज इक्वल टू पीपीटी, इतना दिया हुआ है आपको, और टी की वैल्यू दी है, टी इज ऑलवेज लेस देन 6, इतने से आपको पता है बस, ठीक है, कि टी की वैल्यू हमेशा 6 से कम होगी, यानी टी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 5, ये दिया हुआ है। आपको कुछ भी करके नहीं इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, जिसमें यहां पे 5 आए 4 आए 3 आए जो भी आए, लेकिन 6 से कम आना चाहिए, ठीक है। अब आपको एक 3 डिजिट नंबर में से 2 डिजिट माइनस करना है कि वापस 3 डिजिट आए, तो पी की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, दिमाग लगाओ, 3 डिजिट नंबर में से 2 डिजिट माइनस करना है कि वापस 3 डिजिट आए, 1, वेरी गुड बेटा। 3 डिजिट नंबर अगर 100 माइनस करोगे उसमें से समथिंग, तो ही वापस 1 आएगा नीचे, क्लियर है, खुद देख लो आप। मान लो मैं बोलता हूं 987 माइनस 97, तो नीचे क्या आएगा, 8, 9 वापस आएगा क्या, नहीं, ये 1 में ही पॉसिबल है, 1 में ही ऐसा कुछ माइनस करोगे कि नीचे वापस क्या आएगा, 1। एग्जाम्पल दे रहा हूं, 130 माइनस 10 करोगे तो क्या हो सकता है, 120 आएगा। देख लो पी के नीचे पी आना चाहिए, इसके लिए पी की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 1, वेरी गुड। उन्होंने जो सोचा यही एग्जाम में चाहिए कि आप ऐसा कुछ सोचो कि पी में क्या माइनस करूंगा कि वापस पी आएगा, बेटा पी में कुछ और माइनस करोगे नीचे अलग आ जाएगा, लेकिन पी अगर 1 होगा और उसमें से 1 माइनस करोगे तभी नीचे क्या आएगा, 1, यानी ये भी आपको क्लियर है कि पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ये क्लियर है आपको। तो अब ये नया इक्वेशन में ऐसा लिख सकता हूं इसको, ये ऐसा हो जाएगा 13R माइनस 1S इज इक्वल टू 115, ऐसा कुछ तो भी आ रहा है, क्लियर है। अब आपको कॉम्बिनेशन देखना, अब देखो ये 5 है नहीं, ये टी है, तो हम बेटर इसको टी ही लिखते हैं ताकि हमारा कंफ्यूजन कम हो जाए। मैंने 5 मान लिया उसको, मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि 5 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ये ऐसा लिखा हुआ, ये क्लियर है ना आपको, कि 13R में से 1S माइनस करेंगे तो आना चाहिए 11T। अच्छा 13 में से समथिंग 2 डिजिट माइनस कर रहे हैं तो नीचे वापस 1 आएगा, तो ये S के जगह क्या क्या हो सकता है, मान लो आपने S के जगह रख दिया वैल्यू 9, क्लियर है, S के जगह क्या रख दिया 9,
और मान लो आपने आर के जगह वैल्यू रख दिया 6। 36 माइनस 19 करोगे कितना हो जाएगा? 15। 15 ही आएगा। 36 माइनस 19 करोगे कितना आएगा? 15। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या ये आ जाएगा 115। 136 में से 19 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 115। ये दिखा आपको? ये होते हुए पॉसिबल। पहला केस हो जाएगा 136 माइनस 19 इक्वल टू 115। मैं आपको बोल रहा हूं इसको छोड़ दो। आपको ये दिख रहा है कि ये लिखा हुआ है 13r माइनस 1s इक्वल टू 11t। ये दिख रहा है आपको? ये कैसे हुआ? क्लियर है आपको यहां तक? पहला केस q की वैल्यू 3 दी है, दूसरा ये समझा यहां 1 q आएगा। ये क्लियर है? अब आपको देखना था कि r में से क्या क्या माइनस करेंगे कि यहां पे t आ सकता है। पहला केस, मान लो आपने r को रख दिया 9 और 6 s को रख दिया 6, तो 139 माइनस 16 हो जाएगा 23। 39 माइनस 13 करेंगे 16 करेंगे कितना हो जाएगा? 23। तो 16 तो नहीं आएगा। इसका मतलब ऊपर वाला नंबर छोटा होना चाहिए। उल्टा कर दो, 136 माइनस 19 करेंगे। 136 माइनस 19 करेंगे तो कितना आएगा? 15। ये एग्री कर रहे हो ना? 36 में से 19 माइनस करोगे 17 आएगा। 17 आएगा, बट 7 ले नहीं सकते हम, तो एक काम करो, इसको रख दो आप 9 नहीं रख सकते, इसको आप रख दो 5। आपको केसेस बनाने, मतलब इन शॉर्ट आपको कुछ ऐसा करना है कि यहां पे टी आ जाए। अब आप ये सोचो कि आर को क्या क्या रख सकते हैं, एस को क्या क्या रख सकते हैं कि टी आ जाए। पहला केस आप सोचो कि हम आर को क्या रखेंगे कि टी से लेस है। इसको मैक्सिमम बना दो 9 और अगर 135 में से 19 माइनस करूंगा, हाँ आर को बना दो अब 35 मत बनाओ, 134 बना दो। 134 में से 19 माइनस करूंगा क्या आएगा? 15। 134 में से 19 माइनस करूंगा कितना होगा? 15। तो पहला केस ये होगा 134 माइनस 19, तो यहां आ जाएगा 115। तो पहला मुझे मिला, आर की वैल्यू मिल गई मुझे पहले केस में 4, एस की वैल्यू मिल गई 9। ये पहला केस। और कोई केस पॉसिबल है क्या? यस। आप 3 और 8 भी लिख सकते हो। 133 माइनस 18 ये भी कितना होगा? 1115। तो अगला केस हो गया आर की वैल्यू 3, लेकिन डिस्टिंक्ट बोला है ना, तो आर की वैल्यू 3 नहीं ले सकते आप, क्योंकि डिस्टिंक्ट बोला है, क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी 3 है। तो मैं बोल रहा हूं 132 ले लो। अब 132 माइनस 18 करोगे कितना हो जाएगा? 114। ये भी तो एक केस पॉसिबल है ना, जहां पे आप आर की वैल्यू 2 ले लोगे और एस की वैल्यू ले लोगे 8। इस केस में टी की वैल्यू हो जाएगी 4। तो आपको केसेस बनाने पड़ेंगे इसमें। अगेन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा, मतलब मैं कह सकता हूं कि मेन एग्जाम में तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। अभी देखो हम निकाल लेते क्या क्या होगा। पहला केस है आर इक्वल टू 4, एस इक्वल टू 9, तो इसमें टी आ जाएगा 5। ये पहला केस। सेकेंड केस है आर इक्वल टू 2, एस इक्वल टू 8, इसमें टी इक्वल टू 4 आ जाएगा। और कोई केस दिख रहा है क्या आपको? 17। हाँ, अब 132 माइनस 17 भी कर सकते हो, वापस 115 आ जाएगा। यस। एक केस ये भी है कि आप 132 माइनस 17 कर दो, यानी थर्ड केस आर की वैल्यू 2 रहेगी, एस की वैल्यू हो जाएगी 7। एक पॉसिबल केस ये भी है। और कोई दिख रहा है क्या आपको? ऊपर 1 नीचे 6। यस, ये भी पॉसिबल है, लेकिन 1 तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना पी को। ऊपर 1 क्यों नहीं ले सकते? पी की वैल्यू ऑलरेडी क्या है? 1, और सब डिस्टिंक्ट होने चाहिए पी क्यू आर एस, इसलिए 1 नहीं ले सकते वहां पे। और नॉन जीरो भी बोला है, जीरो भी नहीं ले सकते आप। अभी तक आपको 3 केस दिखे, और कोई दिख रहा है क्या? मुझे लगता है और कोई केस है। यहां 5 लाने के लिए 7 माइनस 2 करोगे आप, 2 7 हो गया है, ठीक है। यहां 4 लाने के लिए आप करोगे 7 माइनस 1, पॉसिबल नहीं है। 4 लाने के लिए करोगे 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 कर दिया आपने। 4 लाने के लिए करोगे 3 माइनस 9, पॉसिबल नहीं है, 3 ऑलरेडी ले लिया आपने वैल्यू। अगर मान लो मुझे 3 चाहिए यहां पे, तो 3 लाने के लिए मैं यहां क्या क्या कर सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 132 माइनस 19, ऐसा लिखूं मैं तो यहां 113 आ जाएगा। ये भी तो पॉसिबल है ना कि मैं आर की वैल्यू ले लू 2 और एस की वैल्यू ले लू 9, बट टी की वैल्यू 3 है, बट टी वापस 3 नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू की वैल्यू ऑलरेडी क्या है? 3, वो भी नहीं हो सकता। यही 3 केस पॉसिबल है। इसका ऑफिशियल आंसर की मैं चेक कर लेना, 29th वाले का आंसर होगा बी। यही 3 केस पॉसिबल है, ये 3 केस के अलावा कोई भी केस पॉसिबल नहीं है।
बट अगेन मैं बोलूंगा मेन एग्जाम में ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे आप, इसमें बहुत ज्यादा सपोज करना पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। दिस इज नॉट सॉल्व। ये क्वेश्चन आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, सीधा ऑप्शन उठा के डाल दो, आंसर आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कितने बार किया हुआ है, वो भी हो गया हमारा। इस साल का पेपर सही में बहुत टफ था, मतलब अगर कोई मुझे बोलेगा 2023 के बाद वाला टफ, ये देखो ये क्वेश्चन किसी को नहीं पता होगा यार, ये क्वेश्चन भी अगेन सॉल्वेबल नहीं होता मेन एग्जाम में। मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये हमने किया हुआ है क्लास में। क्वेश्चन कह रहा था, एक आपको मल्टीप्लीकेशन सीरीज दी है और ये मल्टीप्लीकेशन सीरीज में आपको बताना है कि कौन कौन सा नंबर 35 टू द पावर n से डिवाइड होता है। मैंने आपको बोला 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 5। तो आपको देखना था 7 और 5 की सीरीज कहां कहां बनेगी। 5 की सीरीज यहां से आएगी कि नहीं, 1000 में आप देखोगे 1000 को मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 125, ये हो जाएगा 8 इंटू 5 का क्यूब। तो 3 बार 5 वहां से आएगा और एक बार 5 यहां से आएगा कि नहीं। 385 को मैं क्या लिख सकता हूं, 35 इंटू 11। 35 को मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 5 इंटू 11। बेटा मेरे पास 4 ही 5 आएंगे, आंसर क्या हो जाएगा बी। क्योंकि 7 मेरे पास बहुत सारे आएंगे, 7 यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा। मैंने आपको क्या सिखाया था क्लास में कि कोई भी जो मिनिमम होता है वही होता है पावर। मिनिमम क्या आ रहा है 5, और 5 टू द पावर 4। ये क्वेश्चन मैं क्लास में किया हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर नीचे वाला क्वेश्चन अगेन इजी है। क्वेश्चन कह रहा है 24x 12 18 36 90। आप देखो वापस इसमें हो क्या रहा है, अगर आप देखोगे इसमें सबसे पहले इन्होंने सेम काम किया है, पहले 0.5 से मल्टीप्लाई किया है। 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 12, फिर मल्टीप्लाई किया 1 से कितना हो जाएगा 12, फिर मल्टीप्लाई किया 1.5 से कितना हो जाएगा 18, फिर मल्टीप्लाई किया 2 से 36, फिर 2.5 से करेंगे तो 90। तो पहले 0.5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या हो जाएगा 12। ये लास्ट क्वेश्चन करा देता हूं आपको। ये कह रहा है P एंड Q वॉक अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, आज के बाद जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले सर्कुलर ट्रैक का, इसका हिंट बता रहा हूं मैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। P एंड Q वॉक अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक, दे स्टार्टेड 5 AM। ठीक है, उन्होंने 5 बजे स्टार्ट किया, फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, P और Q दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं बेटा, सेम पॉइंट से। ये कह रहा है P वॉक्स एट एन एवरेज ऑफ 5 राउंड, Q वॉक्स एट एन एवरेज ऑफ 3 राउंड्स पर आवर। जब भी दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, उनकी स्पीड ऐड होती है। क्या हो जाती है, ऐड। तो सिंपली मतलब P और Q की जो स्पीड है वो ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 8 राउंड्स। वो कह रहे एक 5 राउंड्स कर रहा है, एक 3 राउंड्स कर रहा है पर आवर। कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स विल दे क्रॉस ईच अदर बिटवीन 5:20 टू 7 AM। दोनों ने स्टार्ट कितने बजे किया था, 5 बजे। एक 5 राउंड मार रहा है और एक 3 राउंड मार रहा है उल्टे डायरेक्शन। ठीक है, दोनों कितने बार क्रॉस करेंगे, 8 बार। 1 घंटे में 8 बार, तो 60 को 8 से डिवाइड करो। 60 को 8 से डिवाइड करोगे, ये आंसर आ जाएगा 7.5। क्लियर है, यानी हर 7.5 मिनट पे ये लोग मिलेंगे। कितने मिनट में मिलेंगे, 7.5 मिनट पे। अच्छा एक चीज देखो, 5:20 से लेके 7 बजे तक बोला है। क्लियर है, सबसे पहले 6 से लेके 7 बजे के बीच में 8 बार मिलेंगे। क्लियर है, और सेम 5 से लेके 6 के बीच में भी कितने बार मिलेंगे, 8 बार। लेकिन 5 बजे नहीं बोला है, कितने बजे बोला है, 5:20। तो पहली बार ये मिलेंगे 5:07 पे, फिर मिलेंगे 5:15 पे, फिर मिलेंगे 5:22 पे। तो 8 में से मैं 2 माइनस कर दूंगा कि नहीं, क्योंकि कितने बजे से कैलकुलेट करने बोला है, 5:20 से। एक चीज समझो, कह रहा है दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड। यानी 1 घंटे में ये 8 बार मिलेंगे, यानी हर 7.5 मिनट पे ये लोग मिलेंगे। अगर मैं 5 बजे से काउंट करता ना 6 बजे तक, तो ये 8 बजे मिलते। लेकिन मैं कितने बजे से काउंट कर रहा हूं, 5:20। उसके पहले ये 2 बार ऑलरेडी क्रॉस कर चुके होंगे, एक 7:30 बजे और एक होगा 15 मिनट, मतलब 7:30 मिनट पे और एक होगा 15 मिनट पे। तो इसके बीच में 8 बार नहीं मिलेंगे, कितने बार मिलेंगे, 6 बार। 6 + 8 कितना हो जाएगा, 14। आंसर हो जाएगा सी। सी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करोगे, एक ऑब्जर्वेशन लिखो। देखिए, वेनेवर टू थिंग्स travel in opposite direction, whenever two things travel in opposite direction, always add their speed to get
to the conclusion, to get to the conclusion on number of times they will meet. अब भले यहाँ ट्रेन दे देगी, दो ट्रेन अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, वो दोनों ट्रेन कितने बार मिलेंगे सर्कुलर ट्रैक पे, दोनों को ऐड करना है. मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, दिया था P 5 राउंड मार रहा है, Q 3 राउंड मार रहा है, दोनों को ऐड कर दीजिए, मतलब दोनों इनडायरेक्टली 8 राउंड मार रहे हैं, तो दोनों 8 बार मिलेंगे एक साथ. अब 1 घंटे में 8 बार का मतलब एक बार 7.5 मिनट पे मिलेंगे, तो 6 से लेके 7 में तो 8 बार मिल जाएंगे, 5 से 6 में भी 8 बार मिल जाएंगे, लेकिन 5 बजे नहीं बोला था, कितने बजे बोला था? 5:20. तो 5:20 का मतलब आपको निकालना था कि इसके पहले कितने बार दोनों मिल चुके थे. दोनों ऑलरेडी 2 बार मिल चुके थे, एक 7.5 मिनट पे, एक 15 मिनट पे, यानी इसके बाद 5:20 से 7 के बीच में ये लोग 6 बार 5 से 6 के बीच में, और 8 बार 6 से 7 के बीच में, यानी 14 बार मिलेंगे. ठीक. फिर ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ था 2023 का क्वेश्चन है. आपको पता होगा n स्क्वायर अगर ऐसा लिखा है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 टाइम्स 1, तो n में कितने डिजिट हो जाएंगे? 9. 40 का आंसर हो जाएगा बी. ये क्वेश्चन ट्रैम वाला है, वैसे ही ये कल कराऊंगा. ये क्वेश्चन बॉड मास का है. ठीक है. ये क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो P की वैल्यू है प्लस, Q की वैल्यू है माइनस, R की वैल्यू है इनटू, S की वैल्यू डिवीजन. तो ये डिवाइड, ये सब इंसर्ट करके बताओ कि कब वैल्यू 20 आएगा. मैं बोल रहा हूं ऑप्शन उठा लो. पहला ऑप्शन कह रहा है कि पहला वैल्यू है S. S का मतलब क्या है? डिवीजन. यहां डाल दो डिवीजन. सिंपली जो ऑप्शन होता है ना डाल के देख दिया करो. यहां पे लिखा है डिवीजन, फिर 15 के बाद लिखा है P का मतलब प्लस, फिर लिखा है R का मतलब इनटू, और Q का मतलब माइनस. सबसे पहले बॉड मास में हम लोग क्या करते हैं? डिवीजन. तो ये लिखा है 4 + 3 × 20 - 4. फिर हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन. ये लिखा है 4 + 60 - 4. फिर हम लोग क्या करते हैं? एडिशन. तो ये वैसे भी 20 आएगा क्या? नहीं, ये 20 आने वाला नहीं है. अगला केस उठाओ वापस. ये देखो QRPS. Q का मतलब है माइनस, R का मतलब है इनटू, P का मतलब है प्लस, S का मतलब है डिवीजन. पहले डिवीजन करोगे ये हो जाएगा 60 - 15 × 3 प्लस 20 / 4 कितना हो जाएगा? 5. फिर हो जाएगा 60, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 60 - 45 प्लस 5. फिर आप क्या करते थे? एडिशन. 60 - 40, और 60 - 40 करोगे तो कितना होगा? 20. यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी. सीधा बॉड मास का ऑप्शन डाला, चेक किया, आंसर आ गया. अब देखो इस साल के पेपर में यहां तक 40 क्वेश्चन तक कौन कौन सा सॉल्व करने लायक था? ये था सॉल्व करने लायक. ठीक है. मतलब आप कौन कौन सा कर सकते थे? ठीक है, जो मिनिमम रिस्क के साथ था. ये क्वेश्चन एक था, एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन वो था, एक क्वेश्चन ये था. इसको अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा है, हाथ नहीं लगाना है जब तक आपको ये समझ में नहीं आता है. ये क्वेश्चन को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है इसको. ठीक है. फिर ये क्वेश्चन कर सकते थे आप. फिर ये एलसीएम वाला भी नहीं समझता मेन पेपर में. ठीक है. ये क्वेश्चन कर सकते थे आप, ये भी कर सकते थे, ये क्वेश्चन भी कर सकते थे नॉट डिविजिबल वाला. फिर ये क्वेश्चन भी कर सकते थे जो हमने ऑब्जर्व किया था क्लास में, वो आपको नहीं पता था तो वो आप नहीं कर सकते थे, लेकिन ये कर सकते थे आप, वो क्वेश्चन भी कर सकते थे, ये क्वेश्चन भी कर सकते थे आप. ये एलसीएम वाला क्वेश्चन है, कराऊंगा मैं. ये नंबर ऑफ क्यूब वाला भी आपको सेकंड वाला नहीं पता था तो हटा दो, वो भी नहीं कर सकते थे. ये तो पॉसिबल ही नहीं था. और वो भी अगेन अगर दिमाग चलता आपका केसेस बना के देख सकते थे, लेकिन वो क्वेश्चन कर सकते थे आप. ठीक है. इस साल का पेपर सही में टफ था. और मैं आपको एक चीज पहले डिस्क्लेमर दे दूं. ठीक है. मतलब कुछ ऐसे इनसाइडर चैनल है जो बोलते हो सच होता है, वो रिजल्ट भी बता देते हैं. इस बार कई ऐसे चैनल्स कह रहे हैं कि सीसैट बहुत टफ आएगा. ठीक है. मे भी शायद अगर मैं आपसे 25 तारीख को मिलूं एनालिसिस में, तो मैं अपनी ये बात रिपीट करूंगा जो मैंने ट्यूसडे को बोला था कि इस साल का सीसैट का पेपर हो सकता है अब तक का टफेस्ट पेपर होगा. ठीक है. मे बी, क्योंकि इनसाइडर लोग यही बोल रहे हैं कि इस साल सीसैट बहुत टफ बन रहा है बहुत. ठीक है. कोशिश कीजिए इस साल अगर आप सीसैट दे रहे हैं, सारे पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए, सारा पीवाईक्यू देख लीजिए. कितना भी टफ बनेगा ना, पीवाईक्यू के बियॉन्ड नहीं जाएंगे. ठीक है. वो सारे पीवाईक्यू की थीम ही रिपीट करेंगे. अगले आज से लेके डेली इतने दिन जो बचे हुए, आप डेली एक एक घंटा सीसाइड के पीवाईक्यू देखो. ठीक है. क्वेश्चन देखो, उससे कुछ सीखो, क्वेश्चन देखो, सीखो. बाकी मैं तो डेली एक एक घंटा आपकी सीसाइड के पीवाईक्यू करा ही दूंगा. ठीक है. हम 2025 कंप्लीट करेंगे, फिर 4 करेंगे. कल से मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो मतलब इजी टू है. जैसे मतलब ऐसे क्वेश्चन ठीक है हमने कर दिए, बट ये जो क्वेश्चन था ये मेन एग्जाम में बनने वाला नहीं है, तो इन क्वेश्चंस को हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि मतलब अगेन टाइम वेस्ट होता है इससे. मतलब फिर आपको मे बी शायद एग्जाम में लगेगा ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करने चाहिए, बट नहीं करेंगे. ये क्वेश्चन इजी है, ये हम करेंगे, ये आप कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व. ये भी बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है. इसमें भी कल कुछ मैं सिखाऊंगा. ये जो 481 वाला है ना, जब क्यू 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 होता है, कुछ सिखाने लायक है ये नंबर, ये आपका पीवाईक्यू है. मैं आपको ये कह रहा हूं, ये सब ऑब्जर्व करो, ये भी आपका पीवाईक्यू है, इसको ऑब्जर्व करके सीखना है.
और टफ आएगा तो मैथ्स ही आएगा। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, अगर सीसेट आपके लिए टफ है तो सबके लिए और ज्यादा टफ है, ठीक है। एक सीसेट ही ऐसा पेपर है जहां पे यूपीएससी को थोड़ा रोल मिल रहा है पेपर को टफ बनाने का, बाकी कुछ है ही नहीं। जीएस सब रट चुके हैं, आप खुद सोचो ना यार, पॉलिटी में कुछ बचा ही नहीं है कि मैं आपको कुछ नया पढ़ाऊं, ऑलमोस्ट सबको सब कुछ याद है, तो यूपीएससी क्या ही पूछेगा, सिलेबस के बाहर वो जा नहीं सकता, इकोनॉमिक्स को टफ बना नहीं सकता। तो बचा यही है बस कि अगर लोगों को एलिमिनेट करना है, सीसेट ऐसा बना दो कि आधे से ज्यादा तो वैसे ही बाहर हो जाए, ठीक है, कि पास ही ना करे वो। तो यही कर रहे हैं वो, सीसेट इतना टफ बना दे रहे हैं। मतलब अगर आप देखोगे इस साल का रिव्यू, 2023 के बाद सेकंड टफेस्ट सीसेट था, सही में सेकंड टफेस्ट था, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए थे यार, मेन एग्जाम में नहीं समझता ये सब कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन भी इजी है, लेकिन देखो कितने एंड में दिए थे वो, ठीक है, वो क्वेश्चन भी इजी था। ये क्वेश्चन कल कराऊंगा, इसमें तो और ज्यादा माथा बच्चे, कल कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसमें भी कंसीडर करना है, एस हमेशा क्यू से 4 बड़ा होना चाहिए, पी थ्राइस होना चाहिए। मेन एग्जाम में पता है पूरा एक पेज लग जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये क्वेश्चन इजी है, ये कल हम करेंगे, ठीक है। कल मैं वापस आपसे मिलता हूँ 3 बजे।